हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं शाही मैथ्स मैराथन लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये मैथ्स का मैराथन होने वाला है। मैथ्स के बहुत सारे प्रश्न, बहुत प्रकार के प्रश्न को बहुत आसानी से बनाने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए सिर्फ गप नहीं बल्कि शुरुआत भी करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से है, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। दिनेश ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 4% हानि पर बेचा, तो इस पूरे सौदे में हुए लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्रश्न में सीपी, इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, बराबर हो, ठीक ना, दोनों में क्या हो कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो। देखिए क्या है कि दिनेश ने दो वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक को यानी दोनों को 1500 रुपये में खरीदा है। लेकिन एक वस्तु पर क्या हुआ है, एक वस्तु पर क्या हुआ है कि 6% का लाभ हो गया है, 6% का लाभ हुआ है, प्लस हुआ है, और दूसरे में क्या हुआ है, 4% की हानि हुई है। ये है, तो पूरे सौदे में क्या होता है ये आपको बताना है। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या करेंगे कि यदि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारा बराबर होता है तो जो भी लाभ या हानि हो रहा है, या लगातार हो सकता है दोनों में हानि हुआ रहे या दोनों में लाभ हुआ रहे, तो क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालेंगे कि एक में लाभ हुआ है, दूसरे में हानि हुई है, ठीक है, और एग्रीगेट परसेंट, ये दोनों भी परसेंट में, और दो संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे। तो 6 में 4 घट जाएगा 2 और 2/2। चूँकि यह मान प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कट करके 1%, ये प्लस में मान आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हो रहा है, यानी 1% का यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब अभी भी क्रय मूल्य, दो अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, एक वस्तु पर लाभ, एक वस्तु पर हानि, या दोनों वस्तु पर हानि या दोनों वस्तु पर लाभ हो, प्रत्येक स्थिति में आप उसका औसत निकालेंगे तो कुल सौदे पर हुए लाभ अथवा हानि की गणना आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ए बी की तुलना में 25% अधिक सक्षम है और बी अकेला एक कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ प्रश्न क्या क्या कहना है, ए और बी दो व्यक्ति है, कह रहा है ए बी की तुलना में 25% अधिक सक्षम है, यानी कि बी को हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट, इसको माने हैं, कहाँ से लाए, मान कर। तो ए जो है ना इससे 25% अधिक सक्षम है, 25% अधिक सक्षम है, तो ये कितना हुआ होगा 125। इसको 100 मान लिए, ये 25% अधिक सक्षम है, तो ये कितना हो गया 125। इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। ये क्या निकला, ये इसकी क्षमता निकली। सक्षम का मतलब होता है जिसमें जितनी क्षमता होती है वह किसी काम को करने में उतना ज़्यादा सक्षम होता है। तो ए की जो क्षमता है वह 5 यूनिट की है और बी की जो क्षमता है ये 4 यूनिट की हो गई। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि बी अकेला किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। एक सूत्र यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इस सूत्र का मतलब होता है कि टोटल वर्क का हिंदी क्या हुआ, कुल कार्य। टोटल वर्क बराबर आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, मैन इनटू डे, ये करेंगे। मैन इनटू डे के बदले आप यह कर सकते हैं, मैन के बदले मैन की इफिशियंसी यानी कि क्षमता गुना समय। डे का मतलब क्या हुआ, समय भी कर सकते हैं, क्षमता गुना दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क, यदि बी अकेला उस काम को 36 दिनों में कर सकता है तो टोटल वर्क अपने पास यहाँ पर कितना है, टोटल वर्क अपने पास हो जाता है 4 गुना 36, चूँकि ये हो गया लगा समय और ये उसकी क्षमता। तो बी
4 यूनिट क्षमता के साथ 36 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 36 गुना 4। कह रहा है दोनों मिलकर करेगा तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए, चूंकि आपसे दिन पूछ लिया, समय पूछ लिया, तो समय बराबर इसी से क्या निकालेंगे आप। यदि आपसे समय पूछ लिया गया तो क्या कहेंगे कि टोटल वर्क, TW का मतलब टोटल वर्क, और ये क्षमता से भाग लग जाएगा बटे क्षमता। ठीक है, पूछा कि दोनों मिलकर करेगा, A प्लस B दोनों मिलकर करेगा तो काम करने में कितना दिन लगेगा। दोनों मिलकर काम करेगा, पूरा काम करेगा, तो पूरा काम कितना है 4 गुना 36, और दोनों की क्षमता मिला करके कितनी हो रही है 5 प्लस 4 कितना 9, 9 गुना 4 36, 4 गुना 4 16 दिन। तो ये हो गया आपका 4 गुना 4 16 दिन। यानी दोनों मिलकर यदि उस काम को करता है तो वह 16 दिन में समाप्त करेगा। विकल्प ए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। यदि उसे 3% अधिक दर प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता तो इससे उसे 1440 रुपया अधिक मिलते, तो धनराशि ज्ञात करें। इस प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज, ब्याज क्या दर क्या है, साधारण ब्याज के हिसाब से है कि किसी दर से, ओरिजिनल दर नहीं दिया हुआ है, 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि उसे 3% अधिक दर प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है, यानी जितना मैं पहले दिया था उससे 3% बढ़ा के यदि दिया जाता तो इस सौदे पर उसको 1440 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो धनराशि आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर भी एक सूत्र मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिशत में साधारण ब्याज, प्रतिशत में SI कैसे प्राप्त करते हैं, तो समय गुना दर जो है ये से क्या होता है, प्रतिशत में हमको साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, साधारण ब्याज नहीं, प्रतिशत में साधारण ब्याज। तो यहाँ पर समय कितना है 4 वर्ष का, और दर बढ़ाने की बात कितनी हो रही थी, तो 3% का। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 12%। तो ये प्रतिशत में SI की वृद्धि हो रही है। ठीक ना, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की वृद्धि हो रही है, तो 12% साधारण ब्याज की वृद्धि हो रही है, अधिक हो रहा है। और रुपया कितना अधिक हो रहा है, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12% साधारण ब्याज में वृद्धि हुई है और रुपया कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 1440 रुपया ज़्यादा हो रहा है। यानी 12% साधारण ब्याज में वृद्धि हुई है और रुपया में ब्याज में वृद्धि हुई है 1440 रुपया। इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 1440 बटे 12, इसलिए 100% बराबर कितना, और 100% बराबर तो ये कट के हो गया 12 120, तो यहाँ हो गया 120 और गुना 100 बराबर कितना हो गया 1200 रुपया। तो 100% क्या निकला, तो कभी भी मूलधन जो हम लोग निकालते हैं वह 100% के इक्वल होता है। तो ये 100% क्या निकला, हमारा मूलधन निकल गया। तो पूछा था कि धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन हमारा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया हमारा 1200। ये हो गया विकल्प बी, यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या 100, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। ये यदि आप कहेंगे कि 7 से विभाजित होने वाली, इससे बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होगा विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो पहला संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 7 से यदि जाएंगे तो प्रथम संख्या जो होता है वो क्या हो जाता है आपका 105, और अंतिम संख्या यदि आप 999 में 7 से भाग देकर देखेंगे तो आपके पास शेष क्या बचता है मालूम, 5, यानी 5 यदि इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाता है आपका 994। ठीक है, तो 994 जो है यह अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य है, और अंतिम nवां पद इसको बोलते हैं, कितना है ये 994। चूंकि 7 का मल्टीपल पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा,
क्योंकि 7 का मल्टीपल आगे बढ़ना है, इसलिए किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। तो आप nवां पद निकालने के लिए एक सूत्र जानते होंगे, n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद निकालने का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर a होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये a है। a क्या होता है, ये प्रथम पद होता है। n क्या है, तो n जो है आपको निकालना है पदों की संख्या कितनी है, और nवां का मतलब होता है अंतिम पद, nवां पद, ठीक है, जो 994 यहाँ पर निकला है। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 994, और a तो मालूम है पहला 105, और n हमको मालूम नहीं है, और d क्या है डिफरेंस, क्योंकि 7 का डिफरेंस होगा, 7 से भाग लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब 105 को आप इस तरफ ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 994 माइनस 105, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 994 में यदि 105 आप घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 889, ठीक है। और ये हो गया, इसको गुना कर देते हैं, या रहने दीजिए, n माइनस 1, और ये जो गुना में 7 है बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो आप इसने 7 से यदि भाग देंगे तब कितना आएगा, 127 बार में ये कट जाएगा, 127 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि 127 बराबर n माइनस 1। अब यदि इस 1 को बराबर की दूसरी तरफ ले आएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 127 और प्लस माइनस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 127 प्लस 1, यानी कितना हो गया, 128। पदों की संख्या क्या निकल गया, 128। तो यही पूछा गया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो कुल मिलाकर के 128 जो है संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। यदि a 2,2, b -4 तथा c 5-8 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो शीर्ष C से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि समझ लें। ये 3 शीर्ष है, एक शीर्ष है A, दूसरा है आपका B, तीसरा है C। शीर्ष A का जो नियामक दिया हुआ है 2,2 दिया हुआ है। शीर्ष B का जो नियामक है वो -4 और फिर से -4 है, और शीर्ष C का जो नियामक है वो 5,-8 है। अब आपसे कहा गया कि शीर्ष C से एक माध्यिका गुजार देते हैं। C को यदि यहाँ लिखते तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं लिख दिया हूँ तब यही रहने देता हूँ। यहाँ से एक शीर्ष C से क्या करेंगे, एक माध्यिका पास करेंगे, ठीक है। और इस बिंदु से इस बिंदु का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ P रख दूँ। तो इस बिंदु से C तक की दूरी, इस माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम A और B की क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है, दोनों को जो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु हो जाता है। तो ये हो गया आपका 2 और -4, 2 और -4 बटे 2, और ये कितना है, 2 - 4 फिर से है, 2 और -4 बटे 2। तो इसका नियामक कितना हो जाएगा, -2 बटे 2, तो ये हो गया -1 और फिर से हो गया -1। तो P बिंदु का नियामक हो गया -1 और -1। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर सूत्र आप लोग को याद होगा, और नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ये क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप x1 और इसको आप x2 मान लीजिए, इसको y1 और इसको y2 मान लीजिए। तो क्या करेंगे कि x2 क्या है आपका, x2 ये 5 है, x1 कितना है, तो माइनस, ये सूत्र का एक बार माइनस और एक बार ये माइनस, ठीक ना।
एक बार ये माइनस, दोनों का कुल स्क्वायर हो गया, ये वाला प्लस। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे दे देता हूँ, y2 कितना है -8, और ये सूत्र वाला माइनस, और ये कितना है तो ये है -1, और सब पर स्क्वायर, टोटल पर रूट भी है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप कि 5 ये माइनस गुना हुआ प्लस हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस -8 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -8 और ये दोनों गुना हो गया तो प्लस 1 का स्क्वायर। यदि इसको एक बार फिर से लिखो तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, और ये हो जाएगा आपका ये -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 घट जाएगा, -7 का स्क्वायर 49, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 3 4 7 1 8, रूट अंडर 85 हो जाता है। जो आपका इतना इकाई क्या होगा उत्तर हो गया। विकल्प सी यहाँ पर क्या होता है आपका उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। किस प्रकार से है, दो खंभे है, एक खंभे ये मान लेते हैं कि है और दूसरा खंभा ये है, तो इनकी ऊंचाई क्या है, इनकी ऊंचाई जो क्रमशः है, एक का 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 11 मीटर, इसकी ऊंचाई 6 मीटर एम है ये, और इसकी ऊंचाई हो गई 11 मीटर। कह रहे दोनों खंभों की जो बीच की दूरी है ना, ये कितनी है, ये 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12 मीटर, ये दोनों खंभों के बीच की दूरी है। और आपसे पूछा है कि इसके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, ये वाला आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तब सोचिए यदि ये यहाँ तक 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 5 मीटर रहा होगा, 6 5 11, यहाँ से इस ऊंचाई तक तो 6 मीटर है, और इस पूरा यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो ये दूरी आपका क्या हो गया 5 मीटर का, ये 5 मीटर हो गया, ये 12 मीटर है, तो आप शीर्ष के बीच की दूरी तो निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे 5 12 13 ट्रिपलेट आपको याद हो तो 5 12 13 होता है। यदि नहीं मालूम है तो मैं नाम अब लिख देता हूँ, ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए सी बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 144 और 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25। दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 169, जो क्या होता है 13 का वर्ग होता है। तो दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो गई 13 मीटर। ये हो गया विकल्प ए आपका सही उत्तर। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। 7वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, गोपी ने एक गाय और एक घोड़े को 12,000 रुपये में खरीदा। उसने दोनों को 10% और 15% मुनाफे पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यह प्रश्न भी पहले नंबर प्रश्न की तरह है। दोनों का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो क्या है बराबर है। एक गाय और एक घोड़े को 12,000 रुपये में खरीदा है। गाय को भी 12,000 में ही खरीदा है और घोड़े को भी 12,000 में ही खरीदा है। एक पर 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, दूसरे पर 15% का लाभ हो रहा है। तो कुल सौदे पर कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो मैंने कहा था 1 नंबर प्रश्न में कि क्या करना है, आपको औसत निकाल लेना है। औसत निकालने का मतलब क्या है, एक पर 10% का मुनाफा और दूसरे पर 15% का मुनाफा। दो बात है तो 2 से भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 25% मुनाफा नहीं जो भी है। अब इसको कटा लेंगे और कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12.1/2, यानी 12.5% क्या है प्लस में आ रहा है, यानी मुनाफे। कुल सौदे पर क्या हुआ, टोटल सौदे पर उसको 12.5% मुनाफा हुआ, यानी लाभ हुआ। ये विकल्प कौन सा हुआ, विकल्प आपका बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 8वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है।
तो बहुत आसान प्रश्न कह सकते हैं, चूँकि 1045 का मान आपको मालूम होगा कि 1 होता है, और 1 माइनस 1045 और 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तब भी, और यदि 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही और माइनस 1, और हो जाएगा 1 प्लस 1। यदि आप 1 माइनस 1 करेंगे 0, और 0 में यदि आप 2 से भाग दें या किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या हो, सही उत्तर हो जाएगा। जब कभी भी आप 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 0। लेकिन आपका विकल्प क्या है, पहला विकल्प है आपका 1090, दूसरा विकल्प है 1, और तीसरा विकल्प क्या है cos 90। तो आप जानते हैं कि cos 90 का भी वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, और यहाँ पर हमारा कितना आया है 0 आया है, 0 डिग्री नहीं, cos 90 बराबर कितना होता है 0 होता है, यहाँ कितना आया 0 आया है। इसका मतलब हमारा विकल्प क्या है, सी सही होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यह भी ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं कि 0 आया और विकल्प में तो 0 है नहीं तो उत्तर दे दियो उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ देखना होगा कि यदि 0 आया तो विकल्प में से किसी का ऐसा मान तो नहीं है जिसका मान 0 आएगा, तो cos 90 डिग्री बराबर वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, उसे कितना ब्याज देना होगा, आपको ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद रेट क्या है, रेट जो है आपका ये है 10%, और समय कितना है तो 4 ईयर का समय है। आपसे पूछा कि ब्याज कितना देना होगा, तो आप जानते हैं कि मिश्रधन ए बराबर होता है कितना, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर T। तो ए यदि हम मिश्रधन पे निकाल लेते हैं तो उसमें मूलधन को माइनस करके पता कर लेंगे ब्याज कितना हुआ। तो ये है अपने पास 10,000, ए बराबर, यहाँ पर ए बराबर यदि करें तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 1 प्लस 10 बटे 100 और पावर कितना 4। फिर यदि मैं लिखूं इतना टोटल को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बटे 10, यहाँ कट गया 1 0 बचा, 10 1 10 प्लस 1 11 बटे 10। तो ये हो जाएगा 10,000 गुना 11 बटे 10 और पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना कर देते हैं, 11 बटे 10, 11 बटे 10 और फिर 11 बटे 10। चूँकि यहाँ 4 0 है तो ये 4 0 कैंसिल हो गया, 4 0। अब क्या हो गया 11 गुना 11 गुना 11 4 बार करेंगे तो 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और फिर से गुना करेंगे 121, 11 गुना 11 121, 11 गुना 11 121। अब 121 गुना 121 करके देखना होगा कि कितना होता है। ये हो जाता है आपका 14,641। तो ये 10,000 से जितना ज़्यादा होगा वो ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट होता है मिश्रधन, प्रिंसिपल होता है मूलधन। तो हमारा अमाउंट कितना है, मिश्रधन कितना है 10,641, इसमें घटाना कितना है, मूलधन को घटाना है, 10,000 घटाना है, ये कितना हो जाएगा 4,641। इतना रुपया जो है हमारे पास क्या हो गया, ब्याज हो गया, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 और उनके व्युत्क्रमों का योग फिर से पढ़ दे रहा हूं, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 और उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं क्या है। क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग, एक संख्या यदि x है और दूसरी संख्या y है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 15 है। पुनः प्रश्न क्या कहता है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x और व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1/y, इनका योग कितना हो जाता है 3/10 हो जाता है। तो आपको ये संख्याएं, दोनों संख्याएं x और y ज्ञात करना है। एक तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं तीसरे अध्याय में, उस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, दोनों आपको पता चल जाएगा। या फिर कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर आप बाय ऑप्शन भी इसको निकाल सकते हैं। तो बाय ऑप्शन जो है
ये क्या हो जाएगा, तो आपका पहला विकल्प में है ऑप्शन 5 और 10, दूसरा विकल्प में जो है आपके पास ऑप्शन 3 और 12 है, और तीसरा विकल्प में जो है वो 4 और 11 है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं और 1 से अधिक है। तो सोचिए कि यदि 5 और 10 लें, हम विकल्प ए ही चेक करते हैं, तो 15 दोनों जोड़ करके तीनों में पुर जा रहा है। तो इस पर ध्यान देते हैं कि 1/5 प्लस 1/10 ऐसा करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10। 5 को 2 बार पढ़ने से हो रहा है तो ऊपर में भी 2 लिख देंगे, 10 को 1 बार पढ़ने से होता है तो ऊपर में 1 कर देंगे, और ये कितना हो गया 3/10। यानी विकल्प ए दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 11, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 60 है और उनके वर्गों का योग 136 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। क्या कहा प्रश्न ने, प्रश्न कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों का गुणनफल कितना है 60 है। पुनः प्रश्न का क्या कहना है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का, दोनों संख्या का वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और इसका योग जो है ये कितना है 136 है। ये प्रश्न का ही कहना है। ठीक है, ये प्रश्न का ही कहना है। तो अपने से पूछा क्या, तो पूछा है ये ऐसा है तो आप x प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए कि कितना होगा। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई, एक्स है ये, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यदि ए बी के फॉर्म में बोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको इसी पार में रहने थे, इसको क्या करेंगे बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस 2xy जो है ये क्या बन जाएगा प्लस 2xy, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर ही रहने दिया और इसको इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये उस तरफ चलाया तो क्या बन गया प्लस 2xy। आपको लग रहा कि सर आप बोल रहे हैं कि इधर ले आएंगे तो इधर ही लिख दिए, तो एक्चुअली ऐसा है कि यदि इसको उस तरफ ही छोड़ देते तो बराबर के इस तरफ में ये सब कुछ आ जाता। अब लिखने में आप इस तरफ लिख दें कि इस तरफ लिख दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। ठीक है, तो अब इस पर वैल्यू रखते हैं। इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना है 136, इतना के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 136 प्रश्न में दिया हुआ है देखिए, और उसके बाद ये प्लस और एक ये 2, ये वाला 2 सूत्र वाला, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 60 गुना 60, यानी कि 136 प्लस 2 गुना 60। तो 136 को तो 136 लिख देते हैं, और 2 गुना 60 का मतलब हुआ 120, और दोनों को यदि जोड़ेंगे ना ये हो जाएगा आपका 256। अब ये है अपना x प्लस वाई का होल स्क्वायर है यहाँ पर अभी। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 256। अब यदि हम आपसे पूछेंगे कि x प्लस वाई बराबर बताइए कितना, तो आप कहेंगे कि 256 पर रूट कर दीजिए, 256 पर रूट कर दीजिए, 256 पर रूट कर दिए, ये कितना हो जाता है 16 का स्क्वायर 256, यानी कि यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 16, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 16। अतः विकल्प बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12 पर। प्रश्न 12 का क्या कहना है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग तथा दूसरी और 52 का योग आपस में बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या प्रश्न ने कहा कि तीन संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि a, b और c है, इसका अनुपात क्या है 3:4:5 है, और प्रश्न में आगे कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो हम मान लेते हैं कि संख्या बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे, तो मानेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x, ये मान लिए हम। ठीक है, संख्या बराबर कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, प्रश्न जो कहता है वो मैं लिख ले रहा हूँ प्रश्न से, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों का योग, और प्लस दूसरी संख्या जो है आपका, दूसरी संख्या क्या है 4x है, दूसरी संख्या
और प्लस 52 दूसरी संख्या और 52, इस दोनों का योग आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 कितना, 5 और 3 8x, और ये 4x इस तरफ आ जाएगा बराबर की बाईं तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस में 4x, इस तरफ प्लस में 4x था, दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस में 4x, और इधर कितना हो गया 52। अब यदि नेक्स्ट करेंगे तो 8x में 4x घट जाएगा, तो बचा कितना अपने पास 4x बराबर कितना 52, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 13 चौकी 52, यानी x बराबर कितना आया 13 आया। आपसे पूछा था कि तो सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3x है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3x, और 3 तो 3 और x का मतलब 13, और 13 तिया 39 39, यानी यहाँ पर विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर 13 पर। 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेची जानी चाहिए। आपसे पूछा गया कि खरीदा के कॉस्ट मतलब खरीदने का तरीका, मैं सीपी का तरीका बोल रहा हूँ आपको, किस तरीके से खरीदा है कि 1 रुपया में 30 पीस खरीदा है। ठीक है, 1 रुपया में कितना पीस खरीदा है 30 पीस खरीदा है। प्रॉफिट उसको चाहिए कितना, प्रॉफिट चाहिए बेचारे को 20% का। यदि प्रॉफिट प्रतिशत में 20 है तो प्रतिशत में जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा ना वो 120% होगा। 120% को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 120/100। तो 30 पीस हमको बेचना है, लेकिन 30 पीस बेचने के बाद हमको कितना प्राप्त होना चाहिए 20% लाभ भी होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि 1 रुपया हम कितना पीस बेचेंगे ताकि हमको 20% का लाभ हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि वस्तु है। एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि रुपया के सेंस में जो कुछ भी काम करते हैं, वस्तु के सेंस में जब काम होता है तो ठीक उसके उल्टा होता है। तो सेलिंग प्राइस प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 30 गुना 100 और बटे 120, यानी कि इसका उल्टा गुना कर देंगे। 120/100 हो रहा था, सेलिंग प्राइस प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे उल्टा गुना कर देंगे। जबकि रुपया के सेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह वस्तु है। 30 पीस क्या है वस्तु है, तो वस्तु हम निकालना चाह रहे हैं कि कितना वस्तु बेचेंगे 1 रुपये में। इसको गुना करेंगे 20 पंचे 100, 20 छके 20 से 6 पंचे 30 और 5 गुना 5 25, यानी कि 1 रुपया में आपके 25 पीस यदि आप बेचते हैं तो आपको 20% का मुनाफा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 1 रुपया में आप 30 पीस खरीदे हैं, अब आप क्या करेंगे कि बेचेंगे कैसे। बेचने का तरीका आपका क्या होना चाहिए कि 1 रुपया में कितना पीस बेचेंगे 25 पीस बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख लिया है 2/9 पर पावर 3 गुना 4/18 पर पावर -6 बराबर 2/9 पर पावर 2m-1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर m का मान निकालना है कि m का मान कितना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको यदि कटाएंगे 2 1 का 2 और 2 9 18, तो इसको एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर है 2/9 पर पावर 3 और गुना 2/9 फिर से और पावर कितना है 6, और यहाँ फिर से है 2/9 और पावर कितना है 2m-1। इसको यदि एक बार और मैं लिखूं अब इस तरफ में, तो दोनों का बेस यदि इक्वल है तो पावर क्या हो जाता है आपस में जुट जाता है। 2/9 यहाँ भी है 2/9 यहाँ भी है, तो पावर ये दोनों आपस में क्या होगा जुट जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2/9, ठीक है, और 3 प्लस और -6, चूँकि ये माइनस इसका अपना है और जुटने का मतलब है कि जुट रहा है, और बराबर में कितना होगा 2/9 और पावर में कितना 2m-1। उसके बाद 2/9 पर पावर कितना लिखेंगे 3 -6, क्योंकि ये माइनस प्लस गुना माइनस हुआ तो माइनस हो गया, और बराबर 2/9 और पावर कितना हो गया 2m-1।
फिर यदि एक बार और मैं लिखूँ तो इसको घटा करके लिख देंगे 2/9 पर पावर कितना हो जाएगा -3 और बराबर में हो गया 2/9 पर पावर कितना 2m-1। यदि बेस इक्वल होता है तो पावर भी क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। यदि बेस आपस में 2/9 यहाँ भी है, 2 यहाँ, बेस बराबर है, एक ही तरह का समान है, तो पावर भी क्या होगा, समान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसलिए -3 बराबर कितना हो जाएगा 2m-1। इस -1 को बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, तब क्या हो जाएगा -3 और +1 बराबर के बाईं ओर आया तो -1 क्या बन गया +1 और इस तरफ क्या हो गया 2m। पुनः यदि आपसे बोलूँ तो इसमें क्या हो जाएगा -2, यानी कि 2m बराबर कितना हो गया -2। माइनस का चिन्ह बड़ा है, 3 पीस माइनस है, 1 पीस प्लस है, दोनों घटे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 पीस माइनस बचा रह जाएगा। उसके बाद m बराबर आपसे पूछेंगे तो कहेंगे कि -2, इस दोनों के बीच गुना का चिन्ह होता है, गुना वाला बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो गया /2, ये भाग लग गया एक बार में तो ये हो गया -1। उत्तर विकल्प क्या हो गया सी। 15 महिलाएं या 30 पुरुष 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। क्या कहा, 15 महिलाएं या फिर 30 पुरुष, क्या कहा 15 महिलाएं या 10 पुरुष 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 4 पुरुष और 9 महिलाएं कितने समय में पूरा करेंगे। प्रश्न का ये कहना है कि या तो 15 महिलाओं से, वुमन लिखता हूँ, महिलाओं के लिए W वुमन, और या फिर कितना 10 पुरुष, तो 10 के लिए मेन लिख देते हैं, पुरुष का मतलब मेन आदमी। या तो 15 वुमन से काम करवाइए या 10 पुरुष से काम करवाइए, दोनों बराबर काम करेगा। क्या करेगा, दोनों 30 दिन में काम पूरा कर देगा। ठीक है, 15 महिला से करवाएंगे तब भी 30 दिन लगेगा और 10 पुरुष से करवाएंगे तब भी 30 दिन लगेगा। इसका मतलब है 15 महिला की कार्य क्षमता और 10 पुरुष की कार्य क्षमता जो है आपस में बराबर है। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। कहने का मतलब 3 महिला की जो कार्य क्षमता है वह 2 पुरुष के कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है कि हमसे क्या पूछा कि 4 पुरुष और 9 महिलाएं कितने समय में काम पूरा करेगी। तो 4 पुरुष या और 9 महिलाएं, दोनों को मिला करके 4 पुरुष और 9 महिलाएं, तो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं। और यदि मैं इसी को एक बार और लिखूं कि 4 पुरुष बराबर 4 मेन बराबर कितनी महिलाएं, तो 2 गुना किए तो इधर कर दीजिए 4 पुरुष बराबर 6 महिलाएं, यानी 4 पुरुष जहाँ पर काम कर रहा है इसके बदले हम 6 महिला से भी काम करवाएंगे तो उतना ही काम हो जाएगा। अब हमारे पास कुल कार्य है कितना, आपको एक बार कुल कार्य बराबर, मैं इसी वीडियो में पहले सूत्र बताया हूँ, कुल कार्य, वहाँ पर मैंने टोटल वर्क लिखा था, टोटल वर्क कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा आपका मैन इंटू डे, मैन इंटू डे, और मैन का मतलब मैन की क्षमता से है, तो हम काम किससे करवाना चाह रहे हैं, महिला से। तो मैंने कहा कि मैन यानी 15 वुमेन से काम करवाएंगे तो 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना काम है, टोटल वर्क है हमारे पास 15 गुना 30। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना हुआ 15 गुना 30। और हम जानते हैं हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 4 मेन से और प्लस 9 वुमेन से काम करवाएंगे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 4 मेन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 4 मेन के बदले 6 मेन लिख सकते हैं और प्लस में 9 वुमेन, कुल मिला करके कितना हो जाएगा आपका, कुल मिला करके हो जाएगा 9 और 6 15 वुमेन। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 वुमेन काम कर रही है तो 30 दिन में काम पूरा कर रही है, तो फिर से हो रहा है 15 वुमेन, तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, यही हो गया आपका आंसर। क्या किए एक बार शॉर्ट में फिर से समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था या तो 15 वुमेन से काम करवाइए या फिर 10 मेन से व्यक्ति से काम करवाइए, 30 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो 4 आदमी व्यक्ति मेन और 9 वुमेन सबको मिला करके यदि काम करवाएंगे तब कितने दिन में होगा।
तो हम क्या किए कि दोनों की कार्य क्षमता से बराबर कर लिए कि 4 आदमी बराबर कितना औरत होती है। तो 4 आदमी से काम करवाइएगा अथवा 6 औरत से काम करवाइएगा, बात बराबर है। यहाँ पर 4 आदमी और 9 औरत था, तो हमने 4 आदमी के बदले 6 औरत प्लस 9 औरत करके टोटल 15 औरत से काम सोचे कि दोनों मिलाए कितना हुआ 15 औरत। तो यहाँ बता ही रहा था कि 15 औरत काम करेगी तो 30 दिन में हो जाएगा, फिर से 30 दिन में हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रश्न है यदि 2m प्लस 1/2m इज इक्वल टू 2 है तो m स्क्वायर प्लस 1/16m² का मान कितना। तो हम लोग इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्या लिखा है 2m माइनस 1/2m बराबर कितना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर, इस तरफ भी 1/2 से गुना करेंगे और बराबर के दूसरी तरफ भी 1/2 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा। और इस तरफ में क्या हो जाएगा, ये 1/2 पहले पद के साथ भी गुना होता है और दूसरे पद के साथ भी गुना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2m गुना 1/2 और सॉरी ये माइनस है, माइनस यहाँ पर माइनस होगा, फिर से मिस्टेक हो रहा था। और क्या हो जाएगा 1/2m और गुना 1/2 और इस तरफ कट गया है तो कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है 1। अब यदि आप उसी को एक बार फिर से लिखेंगे तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो इस तरफ क्या बच रहा है सिर्फ m, यहाँ पर सिर्फ m बचा और ये 2 इस 2 के साथ गुना हो जाएगा और 1 के साथ गुना हुआ तो 1 हुआ, ये माइनस है और 1/2 दूना 4 और m बराबर के उस तरफ क्या बचा 1। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है क्या करेंगे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लिख दिए। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करवे दिए। अब सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b के जगह 1/4m है, a के जगह m है, तो इसका सूत्र आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के जगह m है तो a स्क्वायर के जगह m स्क्वायर लिखते हैं प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में क्या है 1/4 का 4m का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और m का स्क्वायर तो m पर स्क्वायर दे दीजिए और माइनस 2ab, तो a की जगह क्या है m है तो गुना m और b की जगह क्या है 1/4m बराबर के बाद क्या है 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। ये देखिए m से m कट जा रहा है, 2 से 2 दूना 4 कट जा रहा है, जो भी बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या बच रहा है तो m स्क्वायर है, लिख लेते हैं m स्क्वायर, ये प्लस है तो लिख लेते हैं प्लस, फिर है 1/16m स्क्वायर तो लिख देते हैं 1/16m स्क्वायर, माइनस है 2 नहीं ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया है m कट गया है 4 कट गया है m कट गया है बटे में 2, तो बटे में क्या है 1/2 बचा है, ये 2 नहीं है 1/2 और इधर क्या है कुछ नहीं तो 1 बचा है। अब आप क्या करेंगे कि ये माइनस में जो 1/2 है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा इस तरफ बचेगा m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर 1/16m स्क्वायर और 1 और ये वाला बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 1/2, यानी 1 प्लस आधा, 1/2 को बोलते हैं आधा, तो 1 और आधा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 1/1/2 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, नहीं 1/1/2 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3.47 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली करता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो बहुत अच्छी प्रश्न है, इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत आसान तरीके से मैं इसे बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब, यदि आयतन कितना होगा 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना पानी हटेगा 1000 लीटर जो है यह पानी आएगा। 1 मीटर क्यूब आयतन में 1000 लीटर पानी आता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आइए यहाँ पर टंकी का जो आकार दिया हुआ है वह गोले के आकार का है, ठीक ना, लेकिन गोला का आकार नहीं अर्धगोला, तो इसको काट दीजिए।
तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक अर्धगोले के आकार की टंकी है। तो इसका आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है अर्धगोले का आयतन। सूत्र भी आपको याद रखना है। और अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 3/2। व्यास का आधा त्रिज्या 3/2। तो धारिता, टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता का मतलब होता है आयतन। टंकी की धारिता बोलिए या फिर आयतन बोलिए, एक ही बात है। तो ये कितना लिखेंगे, 2/3 और पाई आर क्यू। तो 2/3 तो ठीक है, पाई का मान भी आप लोग जानते ही हैं, 22/7 लिखते हैं। और आर का मान कितना है, 3/2 है। आर का मान कितना हो गया, व्यास का आधा, और पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, जो कटना है उसको कटा दीजिए, 2 और ये 3 से 3 और कट रहा है तो कटा दीजिए, 11 दूना 22। जो बचता है एक बार उसको लिख लेते हैं, 11/7, ऊपर में बचा 2 बार 3 और नीचे बचा 1 बार 2, तो लिखते हैं 3 गुना 3 और बटे 2, इतना अपने पास बचा है। लेकिन पूरा पानी खाली नहीं कराना है, प्रश्न का कहना है तो वह कितने समय में आधी टंकी को खाली कर देगा। अर्धगोला के आकार की टंकी है, अर्धगोला के आकार की टंकी है, और इसमें पूरा पानी खाली नहीं कराना है, इसमें आधा ही पानी खाली करवाना है। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। और खाली कितना पानी करवाना है, खाली किए गए पानी का आयतन, पानी कितना करेंगे, आधा टंकी। कितना खाली करवाना है, आधा टंकी। तो ये जितना बड़ा टंकी है उसका आयतन निकला है, और आधा का मतलब है इसमें हम 1/2 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया, 11/7 गुना 3/2, ऐसा हो गया। तो इतना पानी हमको खाली करवाना है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो निकला है ना हमारा, इतना मीटर क्यूब, जितना पानी हमको खाली करवाना है, ये पानी हमारे पास इतना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा, जो पानी हमको खाली करवाना है उसकी मात्रा कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 1 गुना 1000 हो गया, 2 मीटर क्यूब में 2 गुना 1000 हो जाता है 2000, 3 मीटर क्यूब में 3 गुना इतना, तो इतना मीटर क्यूब में इतना गुना 1000। कहने का मतलब 1/2 गुना 11/7 गुना 3/2 और गुना 1000, इतना जो है अपना लीटर में पानी है जिसको हमको खाली करवाना है। ठीक है, और अब प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि 3.4 क्या लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 3.4/7 लीटर जो पानी है, इतना लीटर जो पानी है वो खाली होता है कितने देर में, 1 सेकेंड में खाली होता है, प्रति सेकेंड। 7 या 21 4 25/7 लीटर। इसको एक बार लिख लेते हैं याद है करके, 25/7 लीटर जो पानी खाली होता है वो कितने समय में खाली होता है, 1 सेकेंड में। ठीक है, मिनट में आपका विकल्प दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड का मतलब होता है 1/60 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1/60 मिनट। तो आपको कितना लीटर, इतना लीटर खाली करवाना है। तो इतना लीटर में 1 सेकेंड, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 लीटर में, फिर से 25/7 लीटर पानी होता है खाली 1 सेकेंड में, तो 1 लीटर पानी खाली होगा कितने समय में, 1 लीटर पानी खाली होगा कितने सेकेंड में, 1/25 और /7, तो दोबारा बटे को क्या लिखते हैं, ऊपर करके लिखते हैं। इसलिए हमको कितना, इतना लीटर पानी खाली करवाना है। कितना, 1/2 गुना 11/7 गुना 3/2 गुना 1000 लीटर जो है कि लीटर पानी खाली करवाना है। तो इतना गुना ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25 और गुना 1/2 गुना 11/7 और गुना 3/2 और गुना कितना, 1000।
इतना सेकेंड हुआ, ये जो अपना निकल रहा है ना इतना सेकेंड, यदि इसको मिनट में आपका विकल्प दिया हुआ है तो इसमें 1/60 यदि कर देंगे तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया मिनट, इतने मिनट में। अब इसको कटा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 25 से यदि इसको कटाना चाहें तो 25 गुना 40 1000 होता है, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। इस 3 से इस 3 को कटा सकते हैं, इस 2 से इस 2 को कटा सकते हैं। उसके बाद और क्या बच रहा है अपने पास, ये 7 से 7 कटा सकते हैं। यहाँ 11 या 33/2 यहाँ पर बच रहा है। क्या बचा है, 11 गुना 3 यानी 33 और बटे 2, इतना मिनट। 33/2 का मतलब होता है 16 दूना 32 1 33 यानी 16.5 मिनट आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कटाने का सिस्टम। अच्छा यहाँ आप देखें कि बार बार मैं इसी चीज़ को लिख दे रहा था, इसको गुना 3 गुना 3 था, 3 तिया 9 नहीं लिख रहा था, 11 गुना 3 गुना 3 था तो 11 तिया 33 और तिया 99 नहीं लिख रहा था। क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि आगे चलकर कटाना है, जब एक बार गुना कर देंगे तो बाद में कटाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, इसलिए एक ही साथ कटाएंगे, गुना करके नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया। इसको एक बार फिर से चाहें तो आप पॉज करके वीडियो को दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो टफ है ये प्रश्न, ठीक है, टाइम टेकन भी है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको समझने का प्रयास करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रश्न है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो, ऐसे आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ग है और इसके प्रत्येक कोने से 1/4 यानी वृत्त का जो 4 हिस्सा बनाते हैं ना, तो एक पार्ट जो है प्रत्येक कोने से काट करके निकाल लिया गया है, प्रत्येक कोने से काट करके निकाल लिया गया है 1/4। चारों मिलकर क्या बन जाएगा, एक एक कोना मिलकर के एक पूरा वृत्त बन गया। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और बीच से भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट करके निकाल लिया गया। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर कहा कि बीच से 2 सेंटीमीटर व्यास वाली, 2 सेंटीमीटर व्यास का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी टोटल कुल मिलाकर के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त को निकाल लिया गया है। एक वृत्त को बीच से निकाल लिया गया है और एक वृत्त को चारों कोना मिला करके जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो कुल मिला करके 2 वृत्त निकाल लिया गया है। और वर्ग की भुजा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर यानी 4 गुना 4 यानी 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त का क्षेत्र, 2 वृत्त का ही एक ही साथ निकाल लेते हैं, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना 22/7 और आर का मान कितना था, 1 सेंटीमीटर, दोनों का एक ही सेंटीमीटर है, तो 1 गुना 1 कर देते हैं, तो कोई अंतर पड़ना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। हम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में यदि 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल जो बच रहा है वर्ग में, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो 16 में हमको घटाना कितना है, 44/7 घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7 और 16 112 होता है, 72 से 44 घटाएंगे तो 112 में यदि आप 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 दाई 10 2 12 8 हुआ, और एक यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हो गया था, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 68 बचेगा, और बटे हो गया आपका 7, 68/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाता है। और ये आपके विकल्प ए में है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
बीच में इधर कुछ ज़्यादा भास्ट यानी ज़्यादा भारी प्रश्न रखा गया है, तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ प्रश्न तो भारी पूछे भी जाते हैं, तो इसको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। और सभी प्रश्न इतना भारी हार्ड नहीं है, सभी प्रकार के प्रश्न को मिलाकर रखने का मैंने प्रयास किया है। यहाँ पर बीच में कुछ प्रश्न लगातार भारी भले ही हो गया है, तो आइए अब आगे आसान भी आएगा, लेकिन एक प्रश्न और 19 नंबर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये भी बहुत आसान नहीं कह सकते हैं। प्रश्न है 300 से 650 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हैं। कहाँ से कहाँ तक में? 300 से लेकर के 650 तक में आपको निकालना है कि कितनी संख्या है जो 5 और किससे, 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। दोनों से पूर्णतः क्या है कि भाग लग सकता है, विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35। ये क्या किया हमने? 5 और 7 का लोसो लिया है और निकाल लिया 35। अब 35 से 300 में एक बार भाग दे करके देख लेते हैं कि कितनी संख्या है। 35 से भाग देंगे 300 में, तो क्या हो जाएगा? 300 में भाग देंगे तो हो जाएगा, तो 8 बार में ये भाग लगेगा। तो 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 और 8 तिया 24, 4 28, शेष कितना हो गया? 20। यानी 300 से पहले 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से पूरा विभाजित है। और दोबारा अब हम क्या करेंगे, इसी 35 से 650 में भी भाग दे करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार में कटेगा, तो ये 35 होगा और बचा कितना? 30। ये जीरो भी उतार लेंगे, 300। फिर से 8 से भाग लग जाएगा, 280 हो जाएगा और बच गया। यानी कि 650 तक में 35 से कटने वाला कुल मिलाकर के 18 संख्या है और 300 से पहले तक में 8 संख्या है। तो पूछा दोनों से विभाजित, तो जो 35 से विभाजित होगा ना, तो ये इस दोनों से भी विभाजित होगा। तो ऐसे कितनी संख्या है? तो ऐसी संख्या जो है अपने पास कितना है? 18 में से 18 है, 180 नहीं है, 18 है। 18 में से 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? ऐसी 10 संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, 300 से लेकर के 650 तक में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपया यानी 1020 रुपया में बेची जाती है। यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर 199 रुपये की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है और इस बार उम्मीद है कि आपको भारी नहीं लगेगा। लाभ हानि के प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि एक दुकानदार की तरह अपने आप को सोचने के लिए कहना है। कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? क्रय करते हैं, यानी क्रय मूल्य हो गया। दोबारा क्या काम करते हैं? मूल्य अंकित करते हैं, तो अंकित मूल्य हो गया। और तीसरा काम क्या करते हैं? वस्तु को बेचते हैं, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं हम लोग सीधा क्रम। ठीक है, और जब कभी भी इधर से वापस आने की बारी होगा तो उसको बोलते हैं उल्टा क्रम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है, कितना है? 1020 रुपया आपका विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य, छूट जब कभी भी दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर लिखे हुए मूल्य से छूट देता है। तो इतना रुपया में बेचा है और 20% का छूट दिया है। और यदि 20% को यदि आपसे पूछेंगे कि 20% का मूल्य कितना हुआ, तो 20/100 होता है। लेकिन 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का छूट देने का मतलब है प्रतिशत में वैल्यू हो गया 80%। 80% का मतलब कितना हो गया? 80/100। ये हुआ सीधा। अब हमको क्या है ना कि पीछे का जानना है, तो इसको उल्टा करके गुना कर देंगे। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1020 गुना 100/80। देखिए 80/100 था, तो हमने उल्टा करके गुना कर दिया। इसी को बोलते हैं उल्टा और सीधा। अब यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 से बरनामा 8 होता से ऐसे कटाएंगे, 1 0 और 1 0 कटा दीजिए। 5 दूना 10 और 4 दूना 8, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 बच गया 2, 2 22 हो गया, 5 चौके 20, फिर 20 हो गया, फिर 5 चौके 20। अब ये 5 गुना 255 करके देख लेते हैं। 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25 और 2 27 और 5 दूना 10 और 10 2 12, यानी 1275 रुपया जो है इसका लिखा हुआ मूल्य था, अंकित मूल्य था। प्रश्न का कहना है
कि 20% में छूट नहीं देंगे, रुपया में छूट देंगे। कितना देंगे रुपया में छूट? 199 रुपया। तब कितना होगा? तो 199 रुपया छूट देंगे तब कितना होगा? तो 1275 में हम लोग क्या करेंगे? 199 रुपया कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1076। कितना? 1076। और पहले कितना दे रहे थे? 1020 रुपया में। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? प्रश्न आपसे था कि यदि 20% छूट के स्थान पर 199 रुपया छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि विक्रय मूल्य कितना होता है। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 1076 रुपया। ये विक्रय मूल्य हो जाता है। विकल्प ए जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 21, राहुल अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं, यहाँ पर ए का छूटा हुआ है, करते हैं तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो क्या प्रश्न है? प्रश्न का कहना है कि राहुल किसी काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा करता है। 10 डेज में जो है वो पूरा करता है। और दूसरा है कौन? सोनू उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। सोनू उसी काम के कितने दिनों में पूरा कर रहा है? तो ये 15 दिनों में पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से जब दिया हुआ रहे तो हम लोग कुल कार्य कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम लेकर के कुल कार्य निकालते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। ये 30 यूनिट जो है अपना कुल कार्य है। ये क्या निकला? अपना टोटल वर्क निकला, TW। इसको बोलते हैं कुल कार्य, टोटल वर्क। तो 10 को कितना टाइम्स गुना करने के बाद 30 होगा? तो 10 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, 15 को 2 टाइम गुना करेंगे। इस 3 और 2 का मतलब होता है कि राहुल जो है 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहा है। तो एक दिन में 3 यूनिट, 2 दिन में 6 यूनिट, 3 दिन में 9 यूनिट, 4 दिन में 12 यूनिट, इस तरह से करते करते 10 दिन में 30 यूनिट काम पूरा कर दे रहा है। इसी प्रकार से 2-2 यूनिट करके 15 दिन में 30 यूनिट काम कर दे रहा है। तो ये जो गुना करके हम लोग निकालते हैं ना, तो ये राहुल की क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, उसकी स्किल्ड होती है। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करे तो कितना काम शेष रह जाएगा? तो 4 दिन दोनों को मिला करके 4 दिन का काम कर लेते हैं। तो एक दिन जब दोनों मिलकर काम करेगा तो कितनी क्षमता से काम होगा? दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 यूनिट प्रतिदिन की क्षमता के हिसाब से काम चलेगा। तो 4 दिन काम होने के बाद कितना काम समाप्त हो जाएगा? दोनों के A प्लस बी के क्या लिखेंगे? A प्लस बी के 4 दिन का काम। 4 दिन दोनों मिलकर काम करता है। 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 दिन काम किया, 5 यूनिट क्षमता से। दोनों मिलकर काम किया तो कितने यूनिट क्षमता से काम किया है? 5 यूनिट क्षमता से। 4 दिन काम किया 5 यूनिट क्षमता के साथ, तो कितना काम किया? 20 यूनिट काम यहाँ पर हो गया। काम टोटल है कितना? 30 यूनिट। तो शेष कितना अपने पास रह गया? शेष वर्क जो है, शेष काम जो है अपने पास 30 यूनिट टोटल था, 20 यूनिट पूरा हो गया, यानी 10 यूनिट काम जो है अपने पास अभी भी क्या है कि बचा रह गया। कह रहा है कि कितना भाग टोटल का कितना बचा रह गया। तो पूछ रहा था कि पार्ट में आपको बताना है कि कुल का कितना हिस्सा बचा हुआ रह गया। तो हिस्सा कितना हो जाएगा? कितना हिस्सा बचा रह गया? बोलेंगे 10 यूनिट बचा रह गया कुल 30 में से, कटाएंगे तो कितना हो गया? बोलेंगे 1/3 हिस्सा जो है कि ये बचा रह गया। विकल्प ए जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 हमारा क्या कहता है? एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे हैं, यानी एक ही प्रकार के हैं, एक समान हैं, सिर्फ कलर सबका अलग अलग है। ठीक है। 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे। अब आगे कहता है थैले में बिना देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, ये आपको बताना है।
तो टोटल मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। 5 क्या है, रेड है, लाल कंचे हैं। उसके बाद 4 कितना है, तो 4 ग्रीन है, हरे कंचे हैं। और फिर 3 क्या है, तो 3 क्या है, नीले कंचे हैं, यानी कि ये 3 क्या है, ब्लू है। अब आप जानते हैं कि टोटल 5, 4, 9 और 3, 12, टोटल को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर कहा कि हरा कंचा नहीं होना चाहिए। यदि हरा कंचा नहीं होगा तो 5 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, टोटल 8। और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 दूना 8 और ये कट जाएगा 4 तिया 12। तो इसकी संभावना कितनी हो गई, 2/3। यही आपका उत्तर हो जाता है 2/3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 का कहना है कि तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 5024 सेंटीमीटर। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक वृत्त बनाया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तार दिए हुए हैं, एक का क्या बनाया गया है, वर्ग, और दूसरे से क्या बना लिया गया है, वृत्त। तो दोनों की परिधि कह सकते हैं कि दी हुई है। वर्ग का भी परिमाप या परिधि दिया हुआ है, वृत्त की भी परिधि या परिमाप दिया हुआ है। और पूछा क्या है आपसे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया है। तो दोनों का दिया हुआ है परिधि। तो वर्ग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग का जो है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 5024। ये कितना दिया हुआ है, 5024। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 5024 और बटे 4। इसको यदि कटाएंगे तो 4 1 का 4, यहाँ बचा कितना 10। तो 4 दूना 8, बचा कितना 2, 5 चौके 20, फिर बचा 2 और 6 चौके 24। ये इतना टाइम्स में कट गया। भुजा कितना हो गया अपना 1256। अब यदि वृत्त की बात करें, इस तरफ वृत्त ले आते हैं। अब यदि वृत्त की बात करें तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, और इतना बराबर भी कितना दिया हुआ है, 5024। अब r आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, 5024 में 2 पाई से भाग देंगे। पाई चूँकि आपके अनुपात में भी है, इसलिए पाई को पाई ही रहने देते हैं। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500, क्या बोलेंगे इसको, 25 दूना 50 और 2 1 कम 2 2 दूना 4, यानी 2512 बटे पाई। कितना हो गया आपका, 2512 बटे पाई। ये r बराबर हो गया। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा था, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ वर्ग या वर्ग का क्षेत्रफल, और अनुपात क्या बोला था, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा बारिश का आवाज़ हो सकता है आप लोगों को जा रहा हो, क्योंकि बारिश पड़ रही है, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बारिश की आवाज़ में साफ़ सुथरा आवाज़ नहीं जा रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा आपने कितना निकाला है, 1256। तो ये हो जाता है आपका 1256 का स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। पाई और उसके बाद क्या हो जाता है, r स्क्वायर। तो r आपने कितना निकाला है, 2512 और बटे पाई और इसका स्क्वायर। तो इसको एक बार और मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा 1256 गुना 1256 और अनुपात में पाए, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये गुना है, ये गुना 2512 और गुना फिर से 2512 और बटे कितना हो जाएगा, पाई और गुना पाई, पाई स्क्वायर। तो ये पाई इस पाई से कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, 1256 को 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 और 25 दूना 50, 12 दूना 24, 1 25। तो ये देखेंगे ना, तो ये 2 बार में कट जाता है। ठीक है, तो बचता क्या है, तो इधर कुछ नहीं बचता है, इधर सिर्फ 1 बचता है। और इधर क्या बचता है, 2 गुना 2 4 और पाई। अब पाई बटे वाला क्या हो, ये अनुपात है, बटे वाला इस तरफ आके गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई और अनुपात में इस तरफ 4। यही आपका क्या हो जाता है, ओ थोड़ा कॉपी नीचे हो गया, यहाँ पर देखिए, हाँ
क्या है कि 1 है और अनुपात में π/4 है, तो बटे वाला क्या होगा, इस तरफ आके गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई और अनुपात 4। ये हो गया आपका वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, जो विकल्प बी में है आपका, ये हो जाता है आपका सही आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रश्न है रूट अंडर 1058 गुना रूट अंडर 648 बटे x बराबर 18। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1058 का गुणनखंड करेंगे। तो 1058 को आप गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाता है आपका कितना, 2 गुना 23 और गुना 23, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 1058। और 648 को यदि करेंगे तो 2 गुना 18 और फिर से गुना 18 करेंगे तो आपका 648 हो जाएगा। और बटे में कितना हो गया x, और इधर कितना है 18। अब आप यह देख रहे हैं कि 23 भी बाहर रूट से हो जाएगा और 18 भी रूट से बाहर हो जाएगा, रूट 2 इधर बचेगा, रूट 2 इधर बचेगा, तो रूट 2 गुना रूट 2 फिर से 2 हो गया। तो यहाँ पर आया कितना, 2 गुना 23 और गुना 18, और बटे में कितना हुआ x, और इधर कितना हुआ 18। अब एक बार क्या करते हैं कि 18 को इस तरफ ले आते हैं और x को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर x आ गया और 18 को बटे में ले आएंगे, तो बटे में 18 आ गया और ऊपर जो है उसको उतार लेते हैं, 2 गुना 23 और गुना 18। अब ये 18 कैंसिल हो गया और बचा कितना, 23 गुना 2 46। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण, तो यहाँ पर घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण आपको दिया गया है। घन का विकर्ण कितना दिया गया है 3√3, और पूछा क्या है कि घन का आयतन जो है आप निकाल कर बताइए कि कितना होगा। तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र को होता है भुजा √3, और इधर क्या है 3√3, तो ये √3 कैंसिल हो गया और भुजा अपने पास कितना प्राप्त हो गया 3 सेंटीमीटर का। अब भुजा यदि मालूम हो तो घन का आयतन क्या आप नहीं निकाल सकते हैं। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है, घन का आयतन सूत्र क्या होता है, भुजा पर पावर 3 यानी भुजा क्यू। तो यहाँ पर भुजा कितना अपने पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3 का मतलब हुआ 3 को 3 बार गुना, और 3 तिया 9 तिया 27, तो उत्तर कितना हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना उत्तर, विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रश्न है 200 पर पावर 300 एवं 300 पर पावर 200 में बड़ा कौन है। ये बहुत अच्छा है प्रश्न है और समझने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पावर को बराबर कर लेंगे। पावर को बराबर कैसे करते हैं, तो 200 पर पावर यहाँ पर 3 लिखते हैं और ब्रैकेट दे करके पावर 100 कर लेते हैं, और क्या करेंगे 300 पर पावर 2 कर लेते हैं और ब्रैकेट दे करके अब यहाँ पर 100 कर लेते हैं। तो देखिए दोनों का पावर बराबर हो गया। और 200 को क्या लिखेंगे, 200 को पावर 3 का मतलब ये हुआ, इधर मैं लिख कर दिखाता हूँ, 200 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 पर पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पर भी पावर 3 और गुना 100 पर भी पावर कितना 3, ठीक है। 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 8 और 100 पर पावर 3 का मतलब हुआ कितना 6 पीस 0, ठीक है। 100 गुना 100 गुना 100, तो ये हो गया 1 पावर वाला, ये 2 पावर वाला और ये 3 पावर, तो इतना। तो 200 पर पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 पर पावर 6 0, ठीक है। इतना पर पावर कितना है 100 है, और 3 पर पावर 2 का मतलब हुआ 3 3 9 और पावर 2 का मतलब हुआ 1 2 3 4 4 0, इतना 0। तो इस 300 पर पावर इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और पावर 2 का मतलब हुआ 4 पीस 0, और इस पर पावर कितना है 100। देखिए पावर ऊपर में दोनों का बराबर है और अंदर वाला डिजिट जो बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। इसका मतलब 200 पर पावर 300 क्या है बड़ा है। विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाता है कि बड़ा हो जाता है, बड़ा है। और विकल्प बी में क्या है 200 पर पावर 300 जो है
ये आपका बड़ा है। ठीक है, क्यों बड़ा है ये देख लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। प्रश्न है √7, उसके अंदर में फिर से √7, फिर उसके अंदर में √7, फिर उसके अंदर में √7, इसी प्रकार से होता चला गया। कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी का सिंबल है ये वाला। और इतना बराबर दिया हुआ है 343 पर पावर y-1। कितना दिया हुआ है? y-1। तो अब हम लोग यहाँ पर बताना पड़ेगा कि y का मान कितना है, ये y का वैल्यू कितना है। जब इस प्रकार से रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, इस प्रकार से अनंत तक चला जाता है, तो इतना का मान इस तरफ का, इस पार्ट का, मैं इसको लाल रंग से थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, ये जो आपका है, इतने पार्ट का मान कितना आ जाएगा? जब अनंत तक होगा तब, ये अनंत नहीं रहेगा तब दूसरा मान होगा, ये याद रखेंगे आप। तो जब डैश 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 दिया हुआ रहे, इन्फिनिटी दिया हुआ रहे, तब इसका वैल्यू 7 हो जाता है। और ये कितना हो गया आपका? 343 पर पावर कितना है? y-1। और 343 को आप पता है क्या लिखेंगे? 7 पर पावर यदि 3 आप करते हैं तो 343 होता है। इधर मैं करके दिखा देता हूँ, 7 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगा 343। 7 गुना 7 कितना हो गया? 49, और गुना फिर 7, तो 9 शती 63, 9 चौके 36, और 36 6 कितना हो जाएगा? सॉरी, फिर से एक बार करता हूँ, 9 शती 63, 3 हो गया, और 7 चौके 28, और 28 6 34, हो गया 343। तो 7 पर पावर 3 होता है 343। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इधर 7 बराबर की जगह बराबर, 343 को क्या लिखेंगे? 7 पर पावर 3, और गुना में इधर क्या है? y-1। तो ये 3 जो है इस y और 1 दोनों से गुना हो जाएगा। इसको एक बार लिख देता हूँ मैं, 7 पर पावर कितना हो गया? 3y और -3, और इधर 7 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो जब बेस इक्वल हो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, दोनों क्या है? बेस है। बेस यदि इक्वल हो तो क्या होता है? पावर भी बराबर होता है। कहने का मतलब 1 के बराबर क्या हो गया? 3y-3। अब ये -1 बराबर की दूसरी तरफ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? बराबर की दूसरी तरफ हो जाएगा तो लिखेंगे 3y बराबर, ये इधर आ जाएगा तो 1 और +1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2। और y बराबर कितना हो जाएगा? 2 उधर है ही, और ये गुना में होता है तो बटे में हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया? 2/3। यही आपका आंसर हो जाता है, और ये विकल्प ए में है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्या है? किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? इसका फिगर एक में बना लेता हूँ, उसके बाद प्रश्न भी बना लेंगे। क्या कहा कि एक 6 मीटर ऊंचे बांस है, एक बांस है, इसकी ऊंचाई मान लिया जाए कितना दिया हुआ है? मानेंगे नहीं, 6 मीटर दिया हुआ ही है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 6 मीटर दी हुई है। और इस बांस की परछाई किसी समय मान लिया कि यहाँ पर जो है ये सूर्य है, और यहाँ पर जब सूर्य है तो इसकी परछाई जो है कि कितनी लंबी बन रही है? इसकी परछाई जो है ये 2√3 मीटर बन रही है। इसकी परछाई कितनी बन रही है? 2√3 मीटर की बन रही है। ये इस बांस की परछाई बन रही है। अब आपसे पूछा कि ये जो सूर्य से आ रही है किरणें, इस यहाँ पर जो कोण बन रहा है परछाई से, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो ये थीटा कोण है। तो लंब और आधार के बीच का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा से डिनोट होता है, और यही थीटा हमको ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार होता है, तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। इसको यदि आप कटाएंगे तो 3 गुना 6 हो जाता है। इधर tan थीटा है और उधर है आपका 3 और बटे √3। यदि आप इसको कंजुगेट से गुना करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये 3 से ये दोनों कट जाता है। अब क्या बचता है? अब बचता है आपका tan थीटा बराबर √3। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या बचा? √3। और √3 जो होता है वो tan कितना डिग्री बराबर होता है? 60 डिग्री बराबर। इसका मतलब tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री हो रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर कितने डिग्री हुआ, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये था 28 नंबर प्रश्न। आसान है, सिर्फ भाषा पढ़ के आपको चित्र बनाने यदि आ गया, आप भाषा पढ़ के प्रश्न को समझ गए तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, क्योंकि प्रश्न भारी नहीं है। यहाँ पर याद एक ही सूत्र आपको याद रखना, दो सूत्र यहाँ पर यूज हुआ है। एक ये कि यदि टेन थीटा बराबर है तो इसमें क्या होता है, लंब बटे आधार, एक सूत्र ये यूज हुआ है यहाँ पर। दूसरा सूत्र क्या हुआ है कि टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। ये आपको दो सूत्र इस प्रश्न को बनाने के लिए याद रहना चाहिए था। यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार में ये 6 मीटर लंब है और 2√3 मीटर आधार है, और उस पर मैंने बिठाया। बटे में जब कभी भी रूट आने लगे तो क्या करते हैं, कंजुगेट से गुना करते हैं, हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले में गुना भी करते हैं और भाग भी करते हैं। तो √3 गुना √3 3, इस 3 से कट गया तो बचा अपने पास सीधा √3। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। प्रश्न है, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटता है तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी फसल को कितने दिनों में काटेगा। ये प्रश्न तो आप लोग बना ही लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बताने से आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे। मैंने कुल कार्य बराबर आपको कई बार बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। कुल कार्य बराबर यानी इसको मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ टोटल वर्क बराबर। टोटल वर्क बराबर जो सूत्र होता है ये होता है MDH। ठीक है, और ये DH जो है ये मेन, एक हुआ मेन और दूसरा पार्ट है DH। ये जो मेन है, इस मेन का मतलब आदमी से है, और आदमी से है आदमी की क्षमता भी हो सकता है, इसको अंग्रेजी में पावर भी बोल सकते हैं, इसको इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को कार्य कुशलता भी बोल सकते हैं। यानी यदि आदमी के जगह क्षमता दिया हुआ है, आदमी के जगह पावर दिया हुआ है, आदमी के जगह इफिशियंसी दी हुई है, आदमी के जगह उसकी कार्यकुशलता दी हुई है, तो इतने को मिला करके हम समझेंगे कि सब एक ही बात है। और DH का मतलब किस बात से, DH का मतलब समय से है। समय को दो रूप से काउंट किया गया है, बताया गया है। समय को D फॉर डे, समय का एक क्या हुआ D का मतलब क्या हुआ, डे से है, डे का मतलब दिन, और दूसरा समय क्या दिया हुआ H फॉर आवर, HOUR आवर, आवर का मतलब क्या हुआ, घंटा, समय घंटे में भी दिया हुआ है। तो ये दोनों मिलकर क्या है, समय है। तो यही क्षमता गुना समय जब करेंगे, आदमी गुना समय जब करेंगे, पावर जब गुना समय करेंगे, कार्यकुशलता गुना समय करेंगे, तो अपना टोटल वर्क निकल करके सामने आएगा। अब एक ही काम है, ठीक है, क्या है, एक ही काम है जिसको एक बार क्या करें, 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है तो 48 दिन में ये काम समाप्त हो जाता है। टोटल वर्क कितना हो गया, यही MDH से, मैन इंटू डे इंटू आवर। 16 आदमी 48 दिन और 7 घंटे काम किया तो टोटल वर्क हो गया। कह रहा यही काम मतलब बराबर जितना काम ये है ना, यही काम सेम टू सेम 14 आदमी से करवाएंगे, 12 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, तो बताइए कितने दिन में समाप्त होगा। ये दिन हमने मान लिया, ये हमने मान लिया, माना कि x दिन लग रहा है, ठीक ना। ये x बराबर यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x बराबर, ये चूंकि गुना में है तो इसमें भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुना 7 गुना 48, और ये वाला क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। x इस तरफ रह जाएगा और ये वाला बटे में चल जाएगा, तो x यहाँ रह गया और ये सारा बटे में चला जाएगा। ये हो गया 14 गुना 12। अब देखिए 12 चौके 48 और 7 दूना 14, और इसको 2 से 2 बार कटा सकते हैं, 16 दूना 32। कितने दिन काम करना पड़ेगा, 32 दिन काम करना पड़ेगा। 2 लाइन में सवाल आपका समाप्त हो गया। समझना क्या था आपको, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इस बात को आप
एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, पीछे कीजिए और इस बात को समझिए। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से समझाता हूँ कि कुल कार्य बराबर होता है MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर। डे और आवर दोनों को मिला करके समय कहते हैं। और मैन जो बात कर रहे हैं, मैन का मतलब आदमी से है, अथवा आदमी की क्षमता से है, अथवा आदमी को अंग्रेजी में पावर से है, अथवा इसी को एफिशिएंसी से, अथवा इसी को कार्यकुशलता है। इतने में से कुछ भी दिया हुआ है इसका मतलब M दिया हुआ है। और DH का मतलब होता है डे और आवर। कभी कभी दोनों दिया हुआ मिल सकता है, कभी कभी दोनों में से एक ही चीज़ दिया हुआ रहे। तो इस दोनों में से दोनों दिया हुआ है तो दोनों लिखेंगे, एक चीज़ दिया हुआ है तो एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों समय ही है। और इसी आधार पर हमने जितना काम था ये उतना ही काम है, ये दोनों काम को हमने बराबर किया और x का वैल्यू ज्ञात कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है 30 पर। 30 नंबर हमारा प्रश्न कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण और पूरक कोण, इसको आपको समझ लेना चाहिए। पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। पूरक कोण में ध्रुव का लिखना चाहिए। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। और समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, समपूरक कोण का मतलब हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण। यानी दो कोणों का योग यदि इस तरह से बना रहे हैं और इसमें दो कोणों, एक ये एक दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होने लगे तो इसको बोलते हैं पूरक कोण। लेकिन जब दो कोणों का योग, एक ये x है और ये दूसरा y है, जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसको समपूरक कोण बोलेंगे। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरा होगा तो उसको पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि हम जानते हैं एक कोण, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कोण यदि x है और दूसरा कोण y है, ठीक है, दोनों में से एक बड़ा है, दोनों मिला करके कितना है, दोनों मिला करके 180 है। और कह रहा है कि बड़ा कोण जो है ना, मान लिया जाए कि ये x को ही हम बड़ा मान लेते हैं और इसको छोटा मान लेते हैं, तो बड़ा कोण जो है ना, इसमें छोटा कोण घटाएंगे तो 18 हमारा शेष बचेगा। कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बड़े में छोटे को घटा देंगे तो 18 हमारा शेष बच जाएगा। अब आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के तरह आप कटाएंगे तो इसको कटा देंगे तो यहाँ क्या बचा, y कट गया, दूसरा चर हमारे पास x और x मिलकर 2x हो गया और बराबर में 180 और प्लस 18, तो 180 प्लस 18 कितना हो गया, 198। 2 से यदि आप इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और फिर से 9 दूना 18, 99 से x अपना कितना निकल गया, 99। तो x बराबर यदि 99 निकल गया हमारा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 180 और माइनस x, यानी कि 180 माइनस 99। 180 में आप 99 यदि घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 81 बचेगा। तो y बराबर 81 हो गया और x बराबर 99 हो गया। दोनों कोण आपसे पूछा था तो दोनों कोण प्राप्त हो गया। विकल्प ए में जो है आपका 81 और 99 है, अतः विकल्प ए आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। एक भिन्न के अंश को 20% से बढ़ाने और हर को 30% से कम करने के बाद हमें 4/5 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या होगा। देखिए प्रश्न संख्या 31 है। यहाँ पर कहा गया कि एक भिन्न है, तो भिन्न मान लीजिए कि x/y है, ये माना हुआ भिन्न है, ठीक ना, ये कहाँ से भिन्न आया, माना हुआ। अब कह रहा है कि 20% से वृद्धि करते हैं, किसी चीज़ को यदि आप प्रतिशत से वृद्धि कर रहे हैं ना 20%, तो टोटल वैल्यू जो प्रतिशत में होता है वो 120% हो जाता है। ये 20% वृद्धि करने के बाद प्रतिशत में कुल मूल्य होता है, ठीक है। और यदि किसी चीज़ को आप 20% कितना कम किया है, 30% कम किया जा रहा है, 30% कम किया जा रहा है, इसका मतलब प्रतिशत में इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 70%। तो ये आप यदि समझ रहे हैं तो फिर आपका सवाल बन जाएगा। प्रश्न ये मान लिए भिन्न। अब प्रश्न से लिखते हैं कि प्रश्न से क्या कहता है कि अंश में 20% की वृद्धि हुई, तो अंश कितना हुआ, x का 120% निकाल लेंगे
और हर में क्या हुआ कि 30% की कमी कर दी गई, तो ये हो गया 70%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। अच्छा, ऐसा करने पर क्या हो जाता है, भिन्न 4/5 हो जाता है, और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। और अब क्या करते हैं कि ये एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज क्या करते हैं कि ये 12 ऊपर से बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y बराबर 4 ऊपर में है और 5 नीचे है, तो 7 बराबर की उस तरफ ऊपर चला जाएगा, आ गया ऊपर, और 12 जो है बराबर के दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 12। इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, बचा कितना, 7/5 तिया 15, 7/15। ये आपके विकल्प ए में है, अतः विकल्प ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। आपका भिन्न कितना प्राप्त हुआ, 7/15। आपसे यही पूछा था कि तो भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है आपका 7/15। कुछ भी नहीं, सिर्फ इस बात को आपको विशेष रूप से समझना था। क्या करना था कि 20% वृद्धि हो गई, तो जब प्रतिशत में वृद्धि 20% होता है तो कुल मूल्य जो होता है प्रतिशत का वो 120% हो जाता है। यदि 30% की कमी हो रही है तो कमी का मूल्य प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 70%। तो x का 120%, y का 70%, चूँकि अंश में 120% की वृद्धि हुई तो ये अंश हो गया 120%, और y में 30% की कमी हुई तो कर दिए y का 70%। ये हो जाता है आपका 4/5। तो हम लोग x y का मान निकाले, 7/15 आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर भी सूत्र आपको यूज होगा, और यहाँ सूत्र होगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या सूत्र हो जाता है, दूरी बटे चाल। यानी जहाँ भी दूरी बटे चाल लिखा हुआ होगा उसको आप समय समझ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर दूरी दी हुई है, कितना दी हुई है, 360 किलोमीटर, और चाल दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ये कहाँ से लाए, ये मान लिए। अब प्रश्न का जो कहना है उस हिसाब से हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न से कहना था कि 360 किलोमीटर की दूरी यदि x किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं तो समय इतना लगा। देखिए दूरी बटे चाल लिखे मतलब समय लगे, तो समय ये लगा। और उसके बाद यही 360 किलोमीटर की दूरी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देते हैं। पहले x चल रहा था, वृद्धि कर दिए। जब चाल आप बढ़ा देते हैं तो समय कम लग जाता है। पहले ज़्यादा समय लग रहा था, अभी कम समय लग रहा है, और दोनों समय का जो अंतर है वह 1 घंटा है। दिया हुआ प्रश्न में है कि यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। तो आपको x का मान निकालना है, यानी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब इसको यदि आप हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हल करने में द्विघात समीकरण आ जाएगा, और द्विघात समीकरण आ जाने के कारण क्या होगा कि आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि बाय ऑप्शन लेकर के आएंगे, ठीक है। और बाय ऑप्शन में विकल्प ए में आपके पास ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प बी में आपके पास ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प सी में आपके पास ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बारी बारी से रख करके चेक कर लेते हैं कि इसमें यदि ये वैल्यू रखते हैं तो 1 कब प्राप्त होता है। पहले 30 रख कर देखते हैं। यदि विकल्प ए के हिसाब से रख रहे हैं 360/30 और माइनस 360 और 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35। तो ये कटाएंगे 12 तिया 36, ये हो जाएगा। और 35 दूना 35 से कटाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा, और जब पूरा नहीं कटेगा तो ये 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जब तक 11 बार में यदि कट जाता है तो फिर ये 1 वैल्यू आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये उत्तर ना एक विकल्प ए जो है ये संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। विकल्प बी रख कर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर विकल्प बी रखते हैं, 360 ऊपर में रहने देते हैं। विकल्प बी है 40, तो बटे 40 कर देते हैं। और फिर क्या है, माइनस में फिर से 360 और 40 और प्लस 5 कितना हो गया, 45 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो ये कट गया, और ये मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, ये हो गया आपका 9। और 45 दूना
90 और 9 चौके 36, ये 8 बार में ये कट रहा है, तो 9 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा 1, तो 1 यहाँ है, इसका मतलब विकल्प बी जो है आपका ये संतुष्ट कर रहा है। अतः विकल्प बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय ऑप्शन आपको ट्राई करना आसान रहेगा, और इसको यदि आप सॉल्यूशन करने लगेंगे द्विघात समीकरण आ जाएगा, द्विघात समीकरण को हल करेंगे 2 मान आएगा, इस प्रकार से आपको देर हो सकता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाता है। आइए चलते क्वेश्चन संख्या 33 पर। प्रश्न है P प्लस Q बराबर 20 और P गुना Q बराबर 10। आपसे पूछा कि P बटे Q प्लस Q बटे P बराबर कितना। तो P बटे Q प्लस Q बटे P इसको लिखते हैं, P बटे Q प्लस Q बटे P बराबर आपसे पूछा, तो आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा P स्क्वायर, और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, PQ का मान आपको तो पता है लेकिन ये पता नहीं है, तो हम लोग एक जानते हैं सूत्र यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपका A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस 2AB। ठीक है, तो इसी सूत्र पर यदि मैं लिखूं तो लिखूंगा P प्लस Q का होल स्क्वायर और माइनस 2PQ और बटे PQ। अब आपको P प्लस Q का भी वैल्यू पता है, P गुना Q का भी वैल्यू पता है, तो सबका मान रखेंगे। तो P प्लस Q का मान है 20 और 20 पर है स्क्वायर और माइनस है 2 और गुना PQ यानी 10, तो 2 गुना 10 और बटे कितना हो गया PQ यानी बटे में 10। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और माइनस 2 गुना 10 कितना हो गया 20 और बटे 10। 20 यदि घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 380 और बटे 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हुआ 38। तो आपसे इतना का वैल्यू पूछा था कि कितना, तो कितना आ गया 38। विकल्प ए यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है, सही उत्तर हो जा रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए कहा गया है, आइए इसको ज्ञात करते हैं। एक शंकु दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है। शंकु इस प्रकार का इमेज होता है, एक शंकु दी हुई है, इसकी ऊंचाई भी आपको मालूम है, क्या क्या मालूम है, ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और इसका आयतन जो है, इसका आयतन होता है पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपको दिया हुआ है कितना 48 पाई। ये 2 चीज़ आपको जो है कि दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या, व्यास पूछा है, इसका व्यास ज्ञात करने, और व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी आप त्रिज्या निकाल लेते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यहीं से शुरुआत हो जाएगी कि आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और इतना बराबर कितना दिया हुआ है 48 पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और h भी मान दिया हुआ है, तो हम लोग r के अलावे सब कुछ उस तरफ कर लेते हैं। ये हो गया 48 और h बटे में आ जाएगा और h का वैल्यू ही लिख लेते हैं। h का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 9, तो बटे में 9 और बटे में 3 है, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 16 या 48 और 16 लिखेंगे या फिर 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपका r बराबर कितना वैल्यू आ गया, r बराबर वैल्यू आ गया 4 यानी 4। आपसे पूछा था कि व्यास बताइए कितना, तो आप जानते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुना r, यानी r का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे 4, तो व्यास कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था कि व्यास कितना है, तो आप कहेंगे कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमको 2 सूत्र का प्रयोग हुआ, एक हुआ आपका शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h और दूसरा व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जब
जीवा द्वारा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। एक चित्र यहाँ पर बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक वृत्त बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा बनेगा, तब भी आप मन ही मन समझेंगे बहुत सुंदर बना है, गोल बना है। ठीक है, और थोड़ा टेढ़ा बना है तब भी क्या सोचेंगे, बहुत सुंदर बना है और गोल भी बना है। आइए, एक वृत्त बना लिए। कहा कि वृत्त की जो जीवा है ना त्रिज्या के बराबर है, तो एक जीवा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और ये जीवा प्रश्न के अनुसार की त्रिज्या के बराबर है। यानी यह आर है, यह भी आर है और यह भी आर है। यानी तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। कहने का मतलब यदि ओ ए और बी लिख दूं, ये ओ ए बी जो त्रिभुज बना, कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना, समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर है। कह रहा है कि इस जीवा के द्वारा, अब यहाँ जानिए कि यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना, सभी कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। कह रहा है दो चाप होता है, यदि ए और बी को चाप बोले तो एक इस तरफ से हम बी पर पहुंच सकते हैं जिसको लघु चाप बोलते हैं। ये जो वृत्तीय पथ पर पेन चला रहा हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप, लघु चाप। ठीक है, और यदि मैं कलम को इस तरफ से लेकर के आऊं, इस तरफ से लेकर के आऊं तो इस तरफ को क्या बोलेंगे, इस तरफ को बोलेंगे दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। तो आपसे पूछा कि दीर्घ का चाप के तरफ यदि इसी जीवा से क्या बनाएंगे, कहीं पर भी इस बिंदु पर कोण अंतरित करेंगे तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा। तो आपको मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, याद रखेंगे इसको। क्या करेंगे कि किसी चाप द्वारा, ठीक है, किसी चाप द्वारा उसी दिशा में, जिस तरफ ये है ना, इस तरफ वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा होता है। कहने का मतलब यदि यहाँ पर कोण बना है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अतः यदि मैं इस बिंदु का नाम Q रख दूँ तो ए क्यू बी जो कोण है इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हो गया 60/2, आधा कर दिए, ये हो गया 30 डिग्री का उत्तर। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। सबसे पहले आप लोग धन पूर्णांक समझते होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे तो क्या होगा, इसको बोलेंगे धन पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर कहा कि ऐसे धन पूर्णांक लेने हैं जो 6 से मल्टीपल हो। तो 6 से विभाजित, 6 से मल्टीपल का मतलब है 6 का गुणज कहिए, 6 से पूरा पूरा भाग लगने वाला कहिए, विभाजित कहिए, एक ही बात होता है। तो 6 से विभाजित होने वाला कौन कौन सा होगा, धनात्मक पूर्णांक। 6 से विभाजित होने वाला धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना, कुल 40 पद तक आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से चलते चलते 40 पद तक आपको ज्ञात करना है। यानी 6 से विभाजित होने वाला ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये एपी में देखिए डिफरेंस जब सबका समान होने लगता है ना, 6 फिर 12, 12 और 18, 18 और 24, सबके बीच डिफरेंस क्या है, इक्वल है, समान है, तो ये एपी में हो जाता है। और एपी में आप योग निकालने का एक सूत्र होता है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और फिर से ब्रैकेट बंद।
यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या, टोटल कितना पद है, 40 है। a क्या होता है, पहला पद होता है, 6 है यहाँ पर। n क्या, 40 बता ही दिए। उसके बाद d क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वांतर। तो सार्वांतर यहाँ पर 6 है, 6 का अंतर सभी पदों के बीच है। तो सभी हमको पता है और सभी मान पता है। n बराबर कितना है, पदों की संख्या 40 है, इसको S40 बराबर भी लिख सकते हैं आप, बटे 2। और यहाँ पर 2 और प्रथम पद है, a का मतलब प्रथम पद कितना है, गुना 6, और n का मतलब 40 है, माइनस 1, और डिफरेंस कितना है, d जो है पदों का अंतर, सार्वांतर जो है वो भी 6 है। ठीक है, अब इसको कटाएंगे 2 से, कितना 20 बार में कटेगा, तो ये हो गया 20, और 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया 12, और 40 में से आप 1 घटाएंगे 39, और गुना 6। अच्छा, यहाँ प्लस छूट रहा है, यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर क्या है, प्लस भी है। तो ये हो गया आपका 39 और गुना 6, ब्रैकेट बंद। अब यदि 20 और ब्रैकेट शुरू, फिर 12 और प्लस 39 गुना 6, 39 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 39 गुना 6 हो जाएगा आपका 234। 39 गुना 6 कितना हो गया, 234, और 234 में यदि आप 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 234 में आप 12 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 गुना 246, 20 गुना 246, और 20 गुना 246 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4920। यही आपका 4920 जो है ये आपके लिए उत्तर हो जाता है, 4920। विकल्प ए यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो रहा है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 23 व्यक्ति एक काम को यानी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहाँ से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यह प्रश्न भी उसी MDH यानी टोटल वर्क वाले फार्मूले पर आधारित है। 23 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल वर्क यदि आपसे पूछो कि कितना हो रहा है, तो टोटल वर्क आप कहेंगे कि 23 व्यक्ति और 8 दिन में कर रहा है, तो 23 गुना 8 अपना कुल कार्य हो जाता है टोटल वर्क। 6 दिन काम चलता है, यानी 23 व्यक्ति 6 दिन काम करता है, उसके बाद 8 व्यक्ति चला जाता है। हम यह देख लेते हैं कि 6 दिन में कितना काम पूरा हुआ। 6 दिन का कार्य, 6 दिन में कितना काम हुआ है, तो 23 व्यक्ति काम किया 6 दिन तक। तो 23 गुना 8 पहले कर देते हैं, 8 तिया 24, और 8 दूना 16, और 16 दू 18। टोटल काम अपने पास 184 यूनिट है। टोटल काम अपने पास 184 यूनिट है, और 6 दिन काम चला तो कितना काम हो गया, ये काम हो गया आपका 6 तिया 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 काम हो गया। शेष आपके पास कितना काम अभी भी बचा रह गया, तो 184 में से 138 काम हो गया, तो आपके पास कितना काम बचा, तो 1 दाई 10 4 14, 8 6 14, और 7 में से 3 गया 4, 46 यूनिट अभी आपके पास काम जो है ये बचा हुआ है। कह रहा है कि 8 व्यक्ति चला गया। अब यहाँ के बाद से इतना काम होने के बाद 8 व्यक्ति, 23 में से 8 व्यक्ति चला जाता है, तो शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डे। ये डे क्या है, समय है, और समय बराबर डे बराबर आपका सूत्र हो जाएगा टोटल वर्क बटे मैन। तो ये सूत्र हो जाता है आपका टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, या मैन जो भी कहें आदमी। टोटल वर्क वही है जो बचा हुआ, जितना काम करवाना है वही टोटल वर्क होता है। 46 यूनिट काम करवाना है, और आदमी आपके पास कितना बचा हुआ है, 23 में से 8 आदमी चला गया, तो बच्चा आपके पास कितना, 15 आदमी। 46 यूनिट काम करवाना है 15 आदमी से, तो कितना काम हो जाएगा, 15 या 45, और 1 यूनिट बचा हुआ है 1/15। तो आप 3 दिन से थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। विकल्प में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो मैंने बता दिया ये प्रश्न बिल्कुल सही बताया है। तो प्रश्न में हो सकता है कि टाइपिंग में कुछ डिजिट कम बेस प्रिंट किया हुआ हो, जैसे 8 लिखा हुआ हो सकता है वहाँ 18 हो, या 6 लिखा हुआ है तो वहाँ 16 हो,
जो कुछ भी है, लेकिन जो सॉल्यूशन मैंने बनाया ये सही है और प्रश्न के अनुसार उत्तर यही होगा कि तब यहाँ से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तब वहाँ से जब 6 दिन के बाद 8 व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ से उस काम को करने में 3.1/15 दिन लगेगा। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर। प्रश्न है, यदि 4 पर पावर 3a+2 भागा 4 टू द पावर 2a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2a-3 है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। यानी 4 पर पावर है 3a+2 भागा 4 पर पावर है 2a बराबर 4 पर पावर है 2a-3, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, करेंगे ये कि एक नियम मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ये आप लोग जानते भी हैं, गुना में पावर क्या होगा, गुना में पावर जुड़ता है, जुड़ता है, और दूसरा क्या है, भाग में पावर, भाग में पावर क्या होगा, घटता है। ये आप लोग जानते होंगे। यदि आप ये जानते हैं तो मैं यहाँ से एक लाइन लिख रहा हूँ, 4 पर पावर 3a+2 -2a। ऐसा कैसे कर दिए, तो देखिए बेस इक्वल है, भाग है तो पावर घटेगा, तो इतना पावर में 2a पावर को यहाँ पर, ये पावर था इस तरफ और ये पावर को हमने घटा दिया, तो भाग में पावर घटता है और यहाँ पर बचा हुआ है 4 पर पावर 2a-3। यदि बेस इक्वल हो, देखिए ये 4 और ये 4 बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर होगा 3a+2 -2a इज इक्वल टू 2a-3, ऐसा हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, ये 3a में से 2a घट जाएगा, तो इस तरफ क्या बच रहा है अपने पास बच रहा है सिर्फ a+2 और इस तरफ क्या बच रहा है 2a-3। अब इस माइनस को इस तरफ ले आइए, इस ठीक है -3 को बराबर के बाईं तरफ और इस a को उस तरफ। यदि इसको इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ a बचता है और उसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाता है। यानी a बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। विकल्प a यहाँ पर क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इतना लंबा अवधि तक के वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वह इत्मीनान से देखिए, और आगे भी मैं दूसरा मैराथन वीडियो लेकर आ पाऊँ इसके लिए आप हमें लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, क्या कमी है वीडियो में, क्या ज़्यादा हो रहा है वीडियो में, क्या त्रुटि रह जा रही है, समझाने में किस तरह से समझाऊं, स्पीड हो रहा है, स्लो हो रहा है, या फिर बोलने में कोई शब्द जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो भी समस्या आप लोगों को लगे उसको लेकर के कमेंट कीजिए। आप ऋणात्मक कमेंट भी करेंगे मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि आलोचक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आलोचक नहीं होगा तो फिर जो कमियां हैं वो दूर नहीं होगा। इसलिए आप लोग ऋणात्मक कमेंट भी कुछ करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगता है, मुझे ठीक ही लगता है कि मुझे मौका दिया गया है अपनी कमियों को ठीक करने के लिए। चले बने तो शेयर भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। और जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाए हैं इस टाइप के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, अधिकांश प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाएंगे। एक और मैं मैथ का मैराथन वीडियो लेकर के जल्द ही आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक करेंट अफेयर्स का मैराथन लेकर के आऊँगा। तो रेगुलर वे में आप बने रहिए और बाकी आइए कुछ सवाल और भी बचे हुए हैं उसको बना लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है, किसी वस्तु की कीमत में 60% की कमी हुई है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत को कितना कम किया जाना चाहिए। क्या हुआ है कि एक कीमत था, पता नहीं कितना था तो मान लेते हैं, पता नहीं है तो मान लेंगे कि 100 यूनिट था कीमत। तो इसमें क्या हुआ, 60% की वृद्धि हुई है। जब इसमें आप 60% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि पहले ये मान लिए कि 100 यूनिट कीमत रहा होगा किसी चीज़ का, उसमें 60% की वृद्धि हो गई है, तो अब कीमत क्या हो गया, 160 यूनिट हो गई है। कह रहा है कि मूल कीमत मतलब पहले क्या कीमत, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत को कितना कम किया जाना चाहिए। तो ये जो नई कीमत है इसमें कितना कम करेंगे ताकि ये मूल कीमत बहाल हो जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 60% की वृद्धि हुई है।
अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 60 कम करना पड़ेगा, 60 यूनिट कम करना पड़ेगा। यूनिट अलग है, यूनिट है उस संख्या, और प्रतिशत है उसका प्रतिशत मान, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो 60 यूनिट कम करना पड़ेगा तो हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो यूनिट पूछा नहीं है, प्रश्न में पूछा बताइए प्रतिशत में कितना कम करना पड़ेगा। तो कह देते हैं कि भाई प्रतिशत में जो कम करना है, प्रतिशत में जो कम करना है वो कितना करना है, 60 यूनिट कम करना है। कहाँ से कम कर रहे हैं, 160 से। 60 कम करना है 160 में से, तो 100 में कितना, तो 1 0 कटा दीजिए। 4 से 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से 2 करेंगे और 3 से 2 करेंगे तो ये हो गया। अब ये हो गया 25 तिया 75 और बटे 2। 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5%। ये आपका उत्तर हो जाता है 37.5%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये 40वां नंबर प्रश्न जो है आज के इस महामैराथन सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो आइए हम लोग अंतिम प्रश्न को भी अच्छे से बना लेते हैं, देख लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को यह वीडियो, हमारा मैराथन वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर करें। तो जो भी अच्छा लगे आप शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अंतिम क्षण का यह वीडियो चल रहा है। प्रश्न है, यदि समीकरण, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 3x माइनस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 20 और k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 40 के लिए अनेक हल संभव हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण में लिख दो 3x और 3x k प्लस 1, ये k लिखा हुआ है, k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू है 20। ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है k प्लस 2 इंटू एक्स और माइनस 10y इज इक्वल टू 40, ये है समीकरण सेकेंड। आपको कहा कि इस स्थिति में जब अनेक हल समीकरण का संभव है, तब आपको जब अनेक हल संभव है तो k का मान जो है ज्ञात करके बताइए कि k का मान कितना होगा। अनेक हल होने के लिए जो शर्त होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वो ये होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यानी कोई दो पद लेकर के आप, जैसे a1 का ये वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है k प्लस 2 और b1 का वैल्यू है k प्लस 1 और b2 का वैल्यू है माइनस 10, ये माइनस सहित वैल्यू लेते हैं। या फिर C1 और C2 का भी वैल्यू, कोई भी 2 यूनिट का वैल्यू लेकर के आप इसको हल कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो, हम यहाँ पर A1 बाई A2 और C1 बाई C2 लेकर के हल करते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अथवा B1 बाई B2 और C1 बाई C2 लेकर के भी आप हल कर सकते हैं। अथवा A1 बाई A2 और B1 B2 भी लेकर के हल कर सकते हैं। किसी भी दो पक्ष को आप लीजिए। तो यहाँ से मैं लेना शुरू करता हूँ A1 बाई A2 और B1 बाई B2। चलिए यही ले लेता हूँ इसको। तो A1 का मतलब कितना है, A1 का मतलब है 3 और B1 का कितना मतलब हुआ k प्लस 2, ठीक है, और बराबर ये सूत्र वाला। B1 का मतलब कितना है, तो माइनस है, यहाँ पर माइनस से गुना कर दें तो माइनस के माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस के और माइनस 1 बटे कितना हो गया माइनस 10। यदि इसको बाहर ही रहने दीजिए ना, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंदर में प्लस कर देते हैं, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसमें जब गुना करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि फिर द्विघात समीकरण की तरह आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग क्या करें कि A1 बाई A2 और C1 बाई C2 ले लेते। इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 3 बटे k प्लस 2 और C1 बाई C2 यानी 20 और बटे 40। इसको कटा देते हैं, 1 बटे 2 हो गया, 20 दूना 40, ऐसे भी कटा सकते थे। अब क्या हो जाएगा कि k को ऊपर ले आइए, ऊपर नहीं तो कुछ 1 बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा
k प्लस 2 और ये 2 को इस 3 से गुना कर दिए, 3 दूना 6। अब यहाँ पर यदि k आप इस तरफ रहने दे रहे हैं, k को आप इस तरफ रहने देते हैं, ये 6 और बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2, k बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर आंसर हो गया 4, विकल्प बी सही पर आ गया। ठीक है, तो ये था महामैराथन सीरीज का अंतिम प्रश्न। और इसी प्रकार के एक सेट और भी महामैराथन का मैं मैथमेटिक्स का लेकर के जल्द ही उपस्थित हो रहा हूँ। और उस मैथ के मैराथन से पहले हम लोग करंट अफेयर्स के मैराथन को लेकर के आमने सामने होंगे। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।